हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो अब जैसे अगर हम इसके डबल हेलिकल मॉडल की बात करें जो वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 के अंदर दिया था, तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया था, दो अदर साइंटिस्ट जो हैं उनके वर्क का भी जो है वो साथ में ऐड किया था। ठीक है, जिसमें एक साइंटिस्ट जो है वो आती हैं रोजालिंड फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से इस डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, तो उनकी फाइंडिंग का यूज किया था। एंड दूसरे जो साइंटिस्ट हैं वो चारगाफ थे, तो उनकी भी फाइंडिंग्स जो है यूज किया था। तो इनके अंदर हमें चारगाफ के कुछ रूल मिल जाते हैं जो जनरली उन्होंने अपने नाइट्रोजनस बेसिस के रिगार्डिंग बताए थे। ठीक है, तो चलो इसकी स्ट्रक्चर में जब हम देखते हैं तो वॉटसन एंड क्रिक ने कहा कि ये जो डीएनए है, तो ये इसकी बैकबोन जो होती है एक न्यूक्लियोटाइड चेन की, वो मिलके बनी होती है फॉस्फेट की एंड शुगर की। ठीक है, अभी हमने पिछला डायग्राम देखा था, तो उसमें आपने एक चेन के बारे में देखा ही था कि उसमें शुगर और फॉस्फेट जो है वो एक साइड पे ऐसे लगे होते हैं चेन में, और सेंटर में उनके क्या लगे होते हैं, ये नाइट्रोजनस बेस पेयर लगे होते हैं। ठीक है, तो ये बोल दिया जाता है कि इसकी बैकबोन तो मिलके बनी होती है फॉस्फेट एंड शुगर की, एंड नाइट्रोजनस बेसिस आर एम्बेडेड इनसाइड। ठीक है, और इसकी जो डीएनए है इसका डायमीटर जो है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। एंड इसके अंदर हमें एक क्या मिलती है, माइनर ग्रूव मिल जाती है, और एक मिल जाती है मेजर ग्रूव। ठीक है, ग्रूव समझते हो, ग्रूव का मतलब जो है जैसे एक टर्न होता है। ठीक है, तो इसलिए ये माइनर और मेजर ग्रूव मिलके पूरी एक कंप्लीट ग्रूव या फिर एक कंप्लीट टर्न बनाती हैं। तो इसमें माइनर ग्रूव जो है इसकी वो 12 एंगस्ट्रॉम लेंथ में होती है, एंड मेजर ग्रूव जो है वो 22 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके जब एक कंप्लीट टर्न बनाएंगी तो वो कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रॉम की होगी। ओके, एंड उसके बाद में इसके बीच में जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। ठीक है, तो ये 3-4 आपने इसके अंदर जो है वो वैल्यूज याद रखनी है इसकी लेंथ के रिगार्डिंग। ठीक है, उसके बाद उन्होंने इसमें कहा कि जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, चारगाफ के रूल के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि एक प्यूरीन के साथ में एक पिरिमिडिन जो है वो पेयर करता है। ठीक है, प्यूरीन हमारे पास में दो थे, एडेनिन एंड गुआनिन। तो एडेनिन के साथ में हमेशा क्या करता है, थायमिन पेयर करता है। थायमिन क्या था, एक पिरिमिडिन था। ठीक है, एंड गुआनिन के साथ में हमेशा क्या करता है, साइटोसिन पेयरिंग करता है। एंड एडेनिन एंड थायमिन के बीच में हमेशा क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। एंड गुआनिन एंड साइटोसिन के बीच में क्या होगा, हमेशा ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। एंड ये डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड जो है वो क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। ठीक है, उसके बाद चारगाफ ने कहा था कि ये एडेनिन और थायमिन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन, इनको जो रेशो है वो स्पीसीज टू स्पीसीज क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। मतलब स्पीसीज टू स्पीसीज इनका रेशो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात उन्होंने कही कि एक डीएनए के अंदर जितना अमाउंट आपको एडेनिन का मिलेगा, सेम अमाउंट ही आपको क्या मिलेगा, थायमिन का भी मिलेगा। एंड जितना अमाउंट आपको गुआनिन का मिलता है उतना ही सेम अमाउंट आपको क्या मिलेगा, साइटोसिन का भी मिलेगा। तो इस चीज को हम लोग यहाँ से भी थोड़ा सा जो है अपना माइंड यूज करके पता लगा सकते हैं कि भाई जितने एडेनिन होंगे उतने ही क्या होंगे, पेयर करने के लिए उसके साथ में थायमिन प्रेजेंट होंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि अकेला जो है एडेनिन है वो वहां पर डीएनए में प्रेजेंट रहेगा और डीएनए की स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाएगी, कभी नहीं। तो इसलिए जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन होगा, एंड जितना गुआनिन है उतना ही क्या होगा, साइटोसिन मिलेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये है कि जरूरी नहीं है कि जितना
ए और टी का अमाउंट मिले, मतलब एडेनिन एंड थायमिन का जितना अमाउंट मिल रहा है जरूरी नहीं कि उतना ही सेम अमाउंट इन दोनों का प्लस करके मिले। इट मीन्स एडेनिन प्लस थायमिन का रेशियो कैन बी वेरी विद द ग्वानिन एंड साइटोसिन रेशियो। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम डीएनए में ओवरऑल बात करते हैं कि भाई इसमें कोई चीज 100 है, तो इसमें से जरूरी नहीं है कि 50% ही एडेनिन और थायमिन मिले और 50% ही ग्वानिन और साइटोसिन मिले, यह जरूरी नहीं है। इसमें ये हो सकता है कि 30% जो है वो आपको एडेनिन और थायमिन मिल सकता है एंड बाकी 70% आपको क्या मिल सकता है, ग्वानिन एंड साइटोसिन मिल सकता है। और यही रीजन होता है कि डीएनए के अंदर हमें इतनी जो है वेरिएबिलिटी मिलती है और स्पीसीज टू स्पीसीज ये चीज जो है इनका अमाउंट जो है वो क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, इसी के कारण ही इतनी ज्यादा जो है डाइवर्सिटी हमें डीएनए के अंदर या स्पीसीज के अंदर देखने को मिलती है, वो इस रीजन के कारण होती है। एंड इसके ऊपर जो है नीट के अंदर आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, जिस क्वेश्चन को मैं आपको बाद में करवाऊंगा। नेक्स्ट अगर हम इसकी डिटेल की बात करते हैं डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की, तो ये है कि इसकी जो दोनों की दोनों ये चेन्स हैं, ये दोनों की दोनों चेन्स क्या करती हैं, ये एंटी पैरेलल पोलैरिटी शो करती हैं। क्या शो करती हैं, ये दोनों एंटी पैरेलल पोलैरिटी शो करती हैं। इसका मतलब है कि अगर एक डीएनए के टर्न जो है वो आपको ऊपर से नीचे को मूवमेंट करती दिखाई देगी, तो इसकी अपोजिट वाली टर्न क्या होगी, नीचे से ऊपर की तरफ को मूव करती दिखाई देती है। इसको बोलते हैं हम लोग एंटी पैरेलल पोलैरिटी। ठीक है, एंड डीएनए जो है वो हमेशा अगर रन करता है या रेप्लिकेशन के टाइम पे उसके कॉपियां बननी होती हैं, कॉपीज बननी होती हैं, तो वो हमेशा क्या बनती हैं, 5' to 3' डायरेक्शन के अंदर मिलती हैं। तो इसलिए हम लोग क्या देते हैं कि डीएनए की पोलैरिटी क्या है, वो 5' to 3' एंड होती है। ओके, तो अगर यहाँ पे इस चेन का यहाँ पर 5' एंड है, तो ये वाली चेन जब घूमकर आएगी तो ये वाला इसका रीजन क्या होगा, यहाँ पर 3' एंड होगा। और यहाँ पर अगर इस चेन का 3' एंड है तो दूसरी वाली चेन का यहाँ पर 5' एंड होगा एंड इस चेन का यहाँ पर क्या होगा, 3' एंड होगा। ये मतलब होता है इसके अंदर एंटी पैरेलल चलने का। ओके, नेक्स्ट बात उन्होंने कही थी कि डीएनए जो है ये उनके मॉडल वाला जो डीएनए था वो क्या होता है, राइट हैंडेड डीएनए होता है। उनका डीएनए क्या था, राइट हैंडेड डीएनए था। इसका मतलब है इसकी जो पोलैरिटी है वो आपको क्या नजर आती है, राइट हैंडेड नजर आती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो डीएनए का उन्होंने फीचर बताया था वो ये बताया था कि इसके अंदर जब रेप्लिकेशन चलनी है तो वो हमेशा क्या चलती है, 5' to 3' एंड के अंदर चलेगी। ओके, एंड इस मॉडल के अंदर डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल के अंदर एक जो कंप्लीट टर्न है इसके अंदर 10 बेस पेयर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, 10 बेस पेयर जो है वो एक कंप्लीट टर्न के अंदर या एक कंप्लीट ग्रूव के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सारा का सारा जो है वो डीएनए के इस डबल हेलिकल के स्ट्रक्चर के बारे में था। तो आई होप जो है आपको इस क्लास के अंदर डीएनए की इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। भैया करिए स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट क्लास के अंदर जैसे हमने है डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में फुल डिटेल में पढ़ा था, तो आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे डीएनए की टाइप्स के बारे में और डीएनए की पैकेजिंग के बारे में। उसके रिगार्डिंग मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि नीट के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनिंग जो होती है वो भी मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पर दिखाऊंगा इस डीएनए के रिगार्डिंग। एंड उसके बाद में लास्ट में हम लोग जो हैं इसमें सेंट्रल डोग्मा की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डीएनए की टाइप्स के बारे में बात करेंगे। मोस्टली क्या है कि बच्चों को ये पता नहीं होता है कि डीएनए जो है वो सिर्फ एक टाइप का मिलता है या डीएनए की भी अलग अलग टाइप्स होती हैं।
ठीक है। तो डीएनए जो है वो हमें कुछ टाइप का मिल जाता है। जैसे सबसे पहले डीएनए की अगर टाइप की बात करें तो हमारे पास में ए डीएनए होता है। कौन सा डीएनए होता है? ए डीएनए होता है। ए डीएनए की टाइप जो है, इसमें जब हम लोग वाटसन क्रिक वाले मॉडल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उसमें एक कंप्लीट टर्न के अंदर आपको कितने बेस पेयर मिलते हैं? 10 बेस पेयर मिलते हैं। ठीक है। तो ए डीएनए की जो टाइप होती है इसमें आपको पर टर्न के अंदर कितने बेस पेयर मिलते हैं? 11 बेस पेयर मिलते हैं। ठीक है। ए डीएनए की टाइप में आपको क्या मिलता है? एक टर्न के अंदर 11 बेस पेयर मिलते हैं। जो वाटसन एंड क्रिक का मॉडल था वो वाला डीएनए बी डीएनए टाइप का होता है। एंड इस बी डीएनए के अंदर हमने कहा था कि हमें 10 बेस पेयर जो है वो पर टर्न में मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद में सी डीएनए आएगा। सी डीएनए के अंदर 9 बेस पेयर पर टर्न मिलते हैं। इसके बाद में डी डीएनए आता है। डी डीएनए के अंदर आपको 8 बेस पेयर्स पर टर्न मिल जाते हैं। ठीक है। सेकंड लास्ट हमारी टाइप है ई डीएनए। इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 7.5 बेस पेयर्स मिल जाते हैं पर टर्न के अंदर। एंड लास्ट जो टाइप हमारे पास में है उसको हम लोग बोलते हैं जेड डीएनए। इसके अंदर क्या है? आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है बेस पेयर मिलते हैं पर टर्न के अंदर। ठीक है। तो ये है हमारे डीएनए की टाइप्स। इसमें ये जो टाइप्स हैं ए से लेकर हमारे ई तक, ये सारे के सारे डीएनए की टाइप जो हैं ये क्या होती हैं? राइट हैंडेड फैशन वाली होती हैं। ठीक है। ये मैंने बताया था कि डीएनए जो है वो राइट हैंडेड फैशन के अंदर जब रन करता दिखाई देता है तो वो राइट हैंडेड कॉइल स्ट्रक्चर कहलाती है। तो ये सारे के सारे टाइप जो है वो राइट हैंडेड फैशन में होती हैं। एंड जेड डीएनए जो होता है वो एक अकेला ऐसा डीएनए की टाइप होती है जो लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है। ठीक है। तो ये सारे के सारे डीएनए की टाइप्स हैं। इसके बाद में हम देखते हैं एक क्वेश्चन जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको कहा था। वो क्वेश्चन है रिलेटेड टू चारगाफ्स रूल्स, जिसमें हमने कहा था कि उसका जो एडेनिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, इन सब के हमने रेशो की बात की थी। कहा था भी ये कांस्टेंट रहता है। ए जितने मिलेंगे उतने ही आपको थाइमिन मिलते हैं, जितना आपको ग्वानिन मिलेगा उतना ही आपको क्या मिलेगा? साइटोसिन का कंटेंट मिलेगा, है ना। तो अब उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन देखो क्या आता है। मैं पहले सीधा आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन पुट करता हूँ। क्वेश्चन आपको ये आता है कि अ पर्टिकुलर डीएनए हैज 20% adenine. What is the percentage of guanine? तो ध्यान से क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि कोई पर्टिकुलर किसी स्पीसीज का डीएनए है, उसके डीएनए में हमें 20% एडेनिन मिल रहा है। ठीक है। तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्वानिन का परसेंटेज जो है वो कितना मिलेगा, ये बताना है हमने। तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम अगर उसके रूल के अकॉर्डिंगली चलें तो हमने कहा था कि A+T, ठीक है, जितना एडेनिन मिलेगा उतना ही हमें क्या मिलेगा? थाइमिन मिलेगा। ये कांस्टेंट रहेगा। तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर? एडेनिन की परसेंटेज दी है। एडेनिन जो है वो हमें 20% मिलता है। तो जितने एडेनिन है उसी के साथ जुड़ने के लिए उतने क्या चाहिए होंगे? थाइमिन चाहिए होंगे। तो थाइमिन भी कितने आ जाएंगे? 20% आ जाएंगे, है ना। तो उस डीएनए के अंदर एडेनिन और थाइमिन ये कितने आ गए? दोनों 40% आ गए। तो 100 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 60% बचेगा। तो मतलब 60% क्या होगा उसमें? ग्वानिन एंड साइटोसिन का कंटेंट होगा। ओके। तो ग्वानिन प्लस साइटोसिन अगर दोनों 60% हैं तो मतलब इसमें ग्वानिन अकेला कितना है? 30% है एंड साइटोसिन 30% है।
बस हो गया सोल्व। तो क्वेश्चन क्या पूछा था हमने कि इसमें गुआनिन का परसेंटेज कितना मिलेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा गुआनिन परसेंटेज इज 30%। क्लियर है? इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जो बहुत ही आसान है, इसको आप ऐसे फिंगर टिप पे वहां पे नीट के अंदर सॉल्व करके आ सकते हो। और एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो कई बार इसका जरूरी नहीं है कि हमें राउंड फिगर के अंदर ही आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मान लो आपको कह दे कि भाई आपके पास में जो है एडेनिन नहीं, अगर हम यहाँ पे इस बार ले लेते हैं गुआनिन सपोज करो, ठीक है। वो कहता है कि गुआनिन का परसेंटेज एक पर्टिकुलर डीएनए के अंदर आपको मिल रहा है 18%। तो क्वेश्चन पूछता है कि आप इसके अंदर थायमिन का परसेंटेज बताओ कितना आएगा, ठीक है। तो अब देखो सिंपल क्वेश्चन है, जितना हमें गुआनिन मिल रहा है उतना हमें क्या मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा, क्योंकि गुआनिन की पेयरिंग किसके साथ में होगी, साइटोसिन के साथ में होगी, है ना। तो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 18 + 18 हो जाएंगे 36। तो 100 में से अगर हम 36 को माइनस करते हैं तो कितना बच जाएगा, कितना आ जाएगा 64। तो ये किसका कंटेंट आ गया, एडेनिन और थायमिन का। तो एडेनिन प्लस थायमिन अगर 64 है तो इसका मतलब ये दोनों, इसको डिवाइड कर दो। 64 को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 में तो कितना आंसर आ जाएगा, 32। तो इसका मतलब उस डीएनए के अंदर थायमिन का परसेंटेज कितना आ जाएगा, 32%। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपको नीट के अंदर डायरेक्टली मिल जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर देखेंगे डीएनए की पैकेजिंग के बारे में। चलो भाई, तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास में डीएनए की पैकेजिंग का टॉपिक आता है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एक सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए होता है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कैसे। देखो एक बात आपने यहाँ पर ये ध्यान रख लेनी है कि हमारा जो डीएनए होता है ना, वो डीएनए क्या होता है, वो स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। वो क्या होता है, स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज होता है। एक बात तो आपने ये ध्यान में रखनी है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं कि डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, ठीक है। मोस्टली बहुत सारे टीचर हैं, बच्चे हैं, उनको ये चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं होती है कि डीएनए के ऊपर भी कोई चार्ज होता है। चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी पैकेजिंग के बारे में। डीएनए की पैकेजिंग के लिए न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या जरूरत पड़ती है, बहुत सारी प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। डीएनए जो है वो बहुत सारी प्रोटीन्स के साथ में एसोसिएटेड फॉर्म के अंदर मिलता है। तो वो प्रोटीन्स जो डीएनए के साथ में एसोसिएटेड होती हैं, उन प्रोटीन्स को हम लोग बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। क्या कहलाती हैं वो, हिस्टोन प्रोटीन्स कहलाती हैं, ठीक है। अब इन हिस्टोन प्रोटीन्स का क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर इनकी 8 यूनिट्स जो हैं कंबाइन होकर एक हिस्टोन का ऑक्टामर बनाती हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है और इसके पीछे इसके 4 पार्ट हो गए। तो इसका मतलब है कि इसका ये 8 यूनिट का स्ट्रक्चर एक मिलके बन गया। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एक हिस्टोन ऑक्टामर बन गया। क्लियर है? इसी हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर हमारा डीएनए क्या होता है, रैप्ड होता है, ठीक है, लिपटा हुआ होता है, उसके ऊपर रैप्ड पोजीशन में होता है। तो इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को, जिसमें क्या होगा, डीएनए इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स, डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स, उस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं एक न्यूक्लियोसोम का। उसको क्या बोला जाएगा, एक न्यूक्लियोसोम बोला जाएगा। क्लियर है? ठीक है।
तो ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती हैं इनमें आपको दो चीज़ों की रिचनेस मिलती है, दो अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनकी आपको क्या मिलती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिचनेस मिलती है, जिसमें एक होता है लाइसिन एंड दूसरा होता है आर्जिनिन। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो डीएनए हमने कहा था हमारा होता है नेगेटिवली चार्ज, और इनके साथ में जब यहाँ पर बेसिक प्रोटीन्स मिलेंगी तो ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। तो ये यहाँ पर क्या करती हैं, इस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का काम करती हैं। तो न्यूक्लियस में इनके कारण क्या रहेगी, फिर एक न्यूट्रलिटी जो है मेंटेन रहती है, स्लाइटली नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज जो है मिलके उस चीज को न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसकी जो है ऑक्टामर के अंदर वैसे बहुत सारी प्रोटीन होती हैं, जिसमें HbA1 है, Hb2 है, Hb4 है, इस तरीके से वैसे इसके टाइप्स जो हैं आगे मिल जाती हैं आपको। तो इतनी डिटेल वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसमें प्रोटीन्स का नाम याद रख लेना है। एक तो क्या है, उस स्ट्रक्चर को पूरी को क्या बोला जाएगा, एंड उसमें जो प्रोटीन्स हैं उसमें आपको अमाइनो एसिड जो हैं वो किस टाइप के जो हैं भरपूर मात्रा के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन होती ही क्या है, अमाइनो एसिड्स की चेन होती है। तो यहाँ पर दो अमाइनो एसिड ये बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर मिलते हैं। क्लियर है? ओके, तो अब क्या है, ये एक न्यूक्लियोसोम, जब इसके साथ में देखो ये एक न्यूक्लियोसोम है, तो डीएनए जो है वो फिर आगे एक और हिस्टोन ऑक्टामर के साथ में अटैच होगा। ठीक है, ये आगे चलकर एक और नेक्स्ट हिस्टोन ऑक्टामर के साथ में अटैच होगा। तो जब ये स्ट्रक्चर जो है वो एक थ्रेड के ऊपर हमें ऐसे लगता है जैसे हमने बीड्स रखे हों, जैसे क्या रखा हो, एक थ्रेड के ऊपर हमने कुछ बीड्स रखे हों। तो ये बीड्स एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये बीड्स वहाँ पर न्यूक्लियोसोम्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इनकी पूरी की पूरी चेन जो है जब बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाती है, तो उसी कम्प्लेक्सिटी से जो है हमारा क्रोमोसोम की पूरी स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये हमारी प्रोटीन्स जो हिस्टोन प्रोटीन है, इसके साथ में हमारे न्यूक्लियस के साथ में, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए के साथ में बहुत सारी कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन्स की ज़रूरत भी पड़ती है, जिनके कारण जो है उसकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो है क्रोमोसोम की मेंटेन रहती है। ठीक है, तो उनको हम लोग नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स बोलते हैं, NHCs, नॉन हिस्टोमल क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ठीक है, ये प्रेजेंट होती हैं डीएनए के साथ में। अब इसमें क्या होता है, जब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कंडेंस्ड फॉर्म में हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो मैंने पहले क्रोमोसोम का डायग्राम बनाया था, तो उसमें मैंने आपको इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर बनाकर दिखाई थी, है ना। तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पर ये रेड डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये उस न्यूक्लियोसोम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम है, उसके साथ में फंक्शनल प्रोटीन भी है और इसमें नॉन फंक्शनल प्रोटीन भी है। तो वो सारी की सारी स्ट्रक्चर जब इतनी ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाती है, तो वो पूरा का पूरा जो वहाँ पर उनका नेटवर्क बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। क्या बोला जाता है उसको? क्रोमैटिन नेटवर्क बोला जाता है। ये वाला क्वेश्चन जो है क्रोमैटिन के ऊपर, ये बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत आता है और ये नीट के अंदर भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, कि क्रोमैटिन क्या है। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम के बीच में कई बार तो आपको डायरेक्ट डिफरेंस पूछ लेते हैं और बच्चों को यही समझ में नहीं आता भी क्रोमैटिन क्या है और क्रोमोसोम क्या है। ठीक है, तो क्रोमैटिन नेटवर्क पूरा का पूरा क्या है, क्रोमैटिन नेटवर्क मिलके बना होता है, जिसमें आपको बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स मिल जाएंगे और आपको नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स मिल जाएंगी। वो सारे के सारे मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो सारा का सारा फाइबर लाइक जो नेटवर्क है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन नेटवर्क बोलते हैं। तो वो पूरा का पूरा सारा मिलके एक क्या बना देंगे, कंडेंस होकर एक क्रोमोसोम बना देते हैं। ठीक है, तो ये है पूरी की पूरी हमारी
डीएनए की पैकेजिंग, इस तरीके से हमारा डीएनए हमारे न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड होता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक जो है सेंट्रल डोग्मा के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास में आती है सेंट्रल डोग्मा। नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी में क्या है, इसमें बहुत ही आसान सी चीज है। डीएनए अपनी रेप्लिकेशन करता है जब, तो अपने जैसे ही नई कॉपीज बनाता है, ठीक है। डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होती है, ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा सेल डिवीजन वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब माइटोसिस हो रही है या म्योसिस हो रही है, तो उसमें सेल साइकिल के अंदर आपको दो मेन फेज मिलते हैं, एक इंटरफेज होता है और एक एम फेज होता है ना। इंटरफेज जो है वो आगे फर्दर G1, S और G2 फेजेस के अंदर डिवाइडेड होता है। तो इसमें जो S फेज है, जिसको सिंथेसिस फेज बोलते हैं, उस सिंथेसिस फेज के अंदर डीएनए अपने आप को क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो वहां पर डीएनए की क्या चलती है, रेप्लिकेशन चलती है। तो मतलब डीएनए से डीएनए बनाने की प्रोसेस, उसको बोला जाता है डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए जो है वो आगे चलकर बनाता है आरएनए। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए फाइनली जो है लास्ट में क्या बनाता है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोला जाता है इसको, ट्रांसलेशन बोला जाता है, ठीक है। यही जो है वो सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी है, ठीक है। अब डीएनए हमारे या किसी भी एक यूकैरियोटिक सेल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर क्या करता है, जेनेटिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। मतलब हमारी बॉडी में हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे मेरे जो हैं हेयर हैं वो किस टाइप के हैं, कलर क्या है, मेरे आईज जो हैं वो किस कलर की हैं, स्किन कलर क्या है, एटसेट्रा, कोई भी हमारा कैरेक्टर है वो सब किसके कंट्रोल में है, जेनेटिक मटेरियल के। और पेरेंट्स से ये ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होता है ना। तो ट्रांसफर हो रहा होता है, इसीलिए डीएनए है अपने आप को सेल साइकिल या सेल डिवीजन के अंदर अपने आप को रेप्लिकेट करता है, सो दैट इक्वल डिवीजन जो है वो दोनों डॉटर सेल के अंदर वो हो सके, है ना। क्लियर है? तो अब हमारे बॉडी के अंदर ये कैरेक्टर्स जो एक्सप्रेस होते हैं, आपकी आई का कलर कैसा आ रहा है, तो वो डीएनए के द्वारा कंट्रोल कैसे किया जाता है, वो डीएनए से जब आरएनए बनेगा, आरएनए से जब हमारी बॉडी में उस कंट्रोल को, कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली प्रोटीन्स बनती हैं, तो वो प्रोटीन्स क्या करती हैं, किसी भी कैरेक्टर का एक्सप्रेशन शो करती हैं। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। ओके, तो मतलब ये काम चलना जरूरी है, ठीक है। इसकी डिस्कवरी जो है जब हुई थी, तो इसको फिर सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी का नाम दिया गया था। लेकिन वाटसन एंड क्रिक के साथ में जो क्रिक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, उसने ये एक चीज़ ऑब्जर्व की कि भाई डीएनए से डीएनए तो बनता है, लेकिन कुछ वायरसेस होते हैं, जैसे आजकल हम उनको क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरसेस बोलते हैं, है ना। उनके अंदर क्या चीज़ मिलती है, उनके अंदर ये देखा गया कि आरएनए भी क्या कर रहा है, डीएनए की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। आरएनए भी क्या कर रहा है, डीएनए की फॉर्मेशन कर रहा है। तो भाई डीएनए से आरएनए का बनना तो ट्रांसक्रिप्शन है। अगर यही काम उल्टा हो रहा है तो फिर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या बोला जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाएगा, ठीक है। क्लियर है? डीएनए से डीएनए जो है वो तो बनाएगा ही, और इसको हम लोग रेप्लिकेशन बोलते हैं। ओके, अब वापिस से डीएनए से हम लोग यहाँ पर आरएनए शो कर सकते हैं। तो डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो वो सिंपली वही क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। एंड आरएनए फाइनली जब प्रोटीन्स बनाएगा तो फिर उस प्रोसेस को हम लोग
ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ये जो है सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी का एक एक्सटेंडेड वर्जन या एक्सटेंडेड फॉर्म बोल सकते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं सेंट्रल डोगमा रिवर्स। इसको क्या बोला जाता है? सेंट्रल डोगमा रिवर्स बोला जाता है। क्लियर है? तो इसके ऊपर जो है आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन मिल जाता है। तो आई होप ये सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।